बोर्ड में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया? ऐसे डायरेक्ट, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% इस पे क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो पहले हमें समझना है कि इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, फिर हम सीखेंगे फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है, फिर ऑटोमेटिकली कंक्लूजन पे आ जाएंगे गुडविल इंटेंजिबल है या फिक्टिशियस है, आप ही बताएंगे। मैं आपको इंटेंजिबल एसेट का मीनिंग बताता हूँ। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स समथिंग विच वी ओन एंड इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। Something which we own and it helps in generation of revenue. Intangible assets, assets which do not have a physical existence, we cannot touch and feel them, but they help in generation of revenue. पैसे कमा के देंगे वो हमें और हम उनको बेच भी सकते हैं। आप अपने कॉपीराइट सेल कर सकते हो ना, आप अपने बिजनेस का नाम भी बेच सकते हो। अपने बिजनेस ही, अब ट्विटर बिक रहा है ना, बिक गया, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा पैसे दिए, जो उनकी शेयर की वर्थ होती है उससे भी उन्होंने एक्स्ट्रा वैल्यू लगा के एक्वायर करा। पॉइंट वो नहीं, पॉइंट ये है कि इंटेंजिबल एसेट समथिंग व्हिच वी कैन नॉट टच एंड फील बट इट एग्जिस्ट्स एंड इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। यस और नो? एक हो गया इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। एक होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, they are neither tangible nor intangible. Fictitious assets are neither tangible nor intangible. They are expenses and losses which have not yet been written off. Written off का मतलब होता है उस पीरियड का एक्सपेंस मान लिया। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, डेफर करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स उनको राइट ऑफ किया जाता है, एक ही साल में पूरा राइट ऑफ नहीं कर दिया जाता। एग्जाम्पल किया था हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का अगर कोई बड़ा खर्चा हो गया है, एसेट तो क्रिएट नहीं होता, लेकिन उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा हो सकता है, इसलिए उसको डेफर कर दिया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू आपके अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, पीएनएल डेबिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। तो क्योंकि डेबिट बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, तो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो बैलेंस शीट में आएगा। तो एसेट साइड पे आएगा या लायबिलिटी साइड पे? किसी भी चीज का अगर डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। डेबिट बैलेंसेस, डेबिट आइटम्स आर शोन ऑन द एसेट साइड, क्रेडिट आइटम्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। तो द पॉइंट इज कि आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेबिट बैलेंस होता है, आपका अक्यूमुलेटेड लॉस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होता है। आता वो कहां पे है? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। सुनने पे ध्यान देंगे, बैलेंस शीट में कहां आता है? एसेट साइड। बट क्या वो कोई एसेट होता है? नो। क्योंकि वो एसेट साइड पे आ रहा है इसीलिए उसको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट। क्या बोला जाता है? फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? आइटम्स which are neither tangible nor intangible. They are expenses or losses which have not yet been completely written off but appear on the asset side. तो है क्या वो? fictitious assets. Fictitious assets do not have a realizable value. They do not have a realizable value मतलब उनको बेच नहीं सकते, उनको बेच के कोई पैसा नहीं आता। इंटेंजिबल एसेट्स को बेच के पैसा कमा सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करते हैं। तो बेटा गुडविल इंटेंजिबल एसेट हुआ या फिक्टिशियस एसेट या बोथ? ओनली इंटेंजिबल, फिक्टिशियस नहीं, करेक्ट। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एक लाइन में इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, फिर एक लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिर आप लिखोगे गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड नॉट अ fictitious asset. It is an intangible asset. It does not have a physical existence and has a value. It is not a fictitious asset. It has a value. वो रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगा, उसको बेच भी सकते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू होती है। ऑन द अदर हैंड गुडविल
It does not have an existence separate from that of an enterprise. Physical existence कोई नहीं होती. Thus, normally it has realizable value when business or part of the business is sold. तो गुडविल की वैल्यू तभी है अगर आप बिजनेस कहते हैं ना कि आप अपना कुछ अच्छा 50% शेयर बेचना चाहते हैं, 25% शेयर बेचना चाहते हैं, या पूरा का पूरा बिजनेस ही बेचना चाहते हैं, तब होती है उसकी वैल्यूएशन, वरना गुडविल की कोई वैल्यूएशन नहीं होती. ठीक है ना. गुडविल वैल्यू ही क्यों होगी कि आपके बिजनेस में कोई एक्वायर करना चाहता है कुछ पोर्शन, तो बोल रहा है कि अच्छा कितने पैसे लोगे, उन्होंने कहा देखो इतने तो मेरे एसेट्स हैं बट आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. तो ये सब वैल्यूएशन कब होती होगी, जब कोई हमारे बिजनेस में कुछ शेयर एक्वायर करना चाहता. क्लियर है ना इतना. तो इसीलिए नॉर्मली इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस और अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इज सोल्ड. It helps in earning higher profits. It is an attractive force which brings in customers more frequently. It comes into existence due to various factors such as locational advantages, favorable contracts, brands. अभी हम factors affecting goodwill को डिटेल में करने वाले हैं, तो यहाँ पे तो रीड करने की जरूरत नहीं है इसी का पार्ट. लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी तो मैं पूरा डिस्कशन करूंगा ना, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, तो ये पॉइंट तो बहुत डिटेल में कवर हो जाएगा. Value of goodwill is subjective as it depends on the assessment of the valuer. अब subjective मतलब आप कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो, आप अपने हिसाब से करोगे, मैं कर रहा हूं मैं अपने हिसाब से करूंगा, क्योंकि गुडविल तो एक एस्टिमेटेड फिगर है ना. डिफरेंट वैल्यूअर्स डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं किसी भी कंपनी की गुडविल को, क्योंकि आप तो एस्टिमेट कर रहे हो ना कि आगे आने वाले टाइम में ये कितना कमाएंगे. तो बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं, इसीलिए सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव मतलब डिफरेंट वैल्यूअर्स गुडविल को डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं. ये लैपटॉप कितने का है तो कंपनी ने बताया ना, उसकी फिक्स वैल्यू है, लेकिन बिजनेस की वैल्यू एस्टिमेटेड आगे 5 साल में कितने प्रॉफिट्स कमा पाएंगे, तो वहां तो बहुत सारी एस्टिमेशंस हैं. तो हर एक बंदा अलग अलग वैल्यू कर सकता है. जो बेच रहा है वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू है, लेनी है लो, नहीं लेनी मत लो. फिर होती है निगोशिएशंस. In the context of partnership, it is the value of share of profit sacrificed by the sacrificing partner. हम दोनों पार्टनर्स थे 50-50, 1:1. कृष्णा ने बोला कि मुझे भी पार्टनरशिप में ले लो, मैंने कहा ठीक है. अब 2 लोग थे, 1:1 शेयर कर रहे थे, 50% मेरे पास, 50% इसके पास. अब 3 लोग आ गए, तीनों इक्वली बांट रहे हैं, लेकिन क्या तीनों को 50% मिलेगा? नहीं, तीनों इक्वली बांट रहे हैं तो 1:1 तो है, बट नाउ 1:1 इज 1/3 ईच, व्हिच इज 33%. तो जहां मुझे पहले 50% मिल रहा था वहां अब 33% मिलेगा. तो मैंने 16.67% सैक्रिफाइस करा, आपने 16.67% सैक्रिफाइस करा. तो हमने सैक्रिफाइस करा, क्या सैक्रिफाइस करा? अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स, क्योंकि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया. आगे आने वाले टाइम में जितना भी कमाएंगे वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो हमने अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स सैक्रिफाइस करे, तो हमें उसके लिए कॉम्पनसेशन चाहिए. ऐसी थोड़ी ना दे देंगे फ्री में, हमें उसके लिए क्या चाहिए? कॉम्पनसेशन. तो गुडविल इज द कॉम्पनसेशन. गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर. जो शेयर को एक्वायर कर रहा है वो देगा ना, पेमेंट करेगा ना, क्योंकि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज कर रहा है. तो गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है. और गुडविल इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे हर चैप्टर में काम आएगा. हर चैप्टर मतलब आगे नेक्स्ट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पे गुडविल यूज होगा. उसके बाद होगा एडमिशन, वहां पे गुडविल यूज होगा. रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल यूज होता ही रहेगा. बहुत इजी चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो लॉजिक के साथ चलेंगे तो मजा आएगा. तो ये जो 7 पॉइंट में कहना चाहते हैं, एक सेकेंड, 7 पॉइंट में जो वो कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं? गुडविल इज द compensation. Goodwill is the compensation given by the gaining partner. Given by the gaining partner. Gaining partner कौन हुआ? जिसने कोई शेयर एक्वायर करा. अब हम दोनों पार्टनर्स थे 1:1 में,
मैंने कहा यार कि मैं ही करता हूँ मोस्टली ज्यादा काम, तो हमारा रेशियो 2:1 होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप एक्वायर कर लो वो शेयर, ठीक है ना, आपको 2:1 करना है, ठीक है, लेकिन अब तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, आपको वो शेयर एक्वायर करना पड़ेगा। तो जिसका शेयर बढ़ गया उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। जो पहले पार्टनर ही नहीं था, उसका पहले शेयर था 0, तो उसको तो जो भी हम शेयर दे रहे हैं उतना उसका गेन ही है। तो गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर, जिसका शेयर बढ़ रहा है, टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर्स। हो सकता है एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो सकता है सारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हो। जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे उस रेशियो में उनको कॉम्पनसेशन मिल जाए। तो goodwill is an intangible asset and not a fictitious asset because it has a value. तो ये tangible assets क्या होते हैं, intangible assets क्या होते हैं? Tangible assets have a physical existence, intangible assets do not have a physical existence. Important है, हमें accounting standard का नंबर पता होना चाहिए किसी भी टाइप में क्वेश्चन। Which accounting standard prescribes the treatment of intangible assets? तो AS26 accounting standard का नंबर याद होना चाहिए। AS क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS26। क्या नाम है? इंटेंजिबल एसेट्स। किसने इशू करा? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हैज डिफाइंड इंटेंजिबल एसेट्स एज फॉलोज। ठीक है, पॉइंट ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है? AS26। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है या फिक्टिशियस एसेट? Intangible asset and not a fictitious asset. Intangible because it does not have a physical existence, but it has a value, therefore it is not a fictitious asset. तो नेचर ऑफ गुडविल में भी हम यही सीखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं क्लोज कर देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे अलग से क्वेश्चन आया हुआ है।